हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आज आपको वीडियोस पसंद आती है, आपको लेक्चर अच्छे से समझ आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। Though we have discussed all the points in detail in the previous video, but ये जो question है, the causes behind the disintegration of Soviet Union is itself a very important question from examination point of view. Thus हम इसके ऊपर एक separate answer की form में अब discuss करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करें लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट पॉइंट सेज द इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। हमने उस दिन इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का मीनिंग जो है वो बहुत डिटेल में पढ़ा था कि इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का मतलब होता है जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट केम टू अ हॉल्ट, वो रुक चुकी थी, वो स्टॉप हो चुकी थी। व्हाई? बिकॉज जो रशिया था, और हम अगर बात करते हैं अभी यूएसएसआर की, सोवियत यूनियन की, वो क्या कर रहा था, वो अपने पैसों को ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपेंस कर रहा था वो किसके ऊपर कर रहा था? इन मेंटेनिंग द मिलिट्री आर्सेनल एंड डेवलपिंग इट्स सैटेलाइट स्टेट्स। मतलब जो पैसा उसको लगाना चाहिए था कंज्यूमर गुड्स के ऊपर, कंज्यूमर गुड्स के ऊपर लगाएंगे तभी तो क्या होगा, इकोनॉमी की जीडीपी इंक्रीज होगी। व्हाई? बिकॉज अगर एक इंसान किसी चीज की डिमांड करता है तो प्रोड्यूसर को मोटिवेशन मिलता है उसी चीज को सप्लाई करने के लिए। अब सप्लाई वो तभी कर पाएगा जब उसके पास पैसा होगा उस चीज को सप्लाई करने का, ठीक है, प्रोडक्शन करने का। लेकिन जब हमारी इकोनॉमी का ज़्यादातर पैसा कहाँ जा रहा था? मिलिट्री आर्सेनल और सैटेलाइट स्टेट्स को डेवलप करने में, तो जो लोग थे, जो पीपल थे, जो सिटीजन्स थे, उनकी बेसिक डिमांड्स को ही पूरा नहीं किया जा रहा था। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, ये जो इकोनॉमी थी उनका जो बर्डन था, फिनेंशियल बर्डन, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। क्यों? द रीज़न बिहाइंड दिस वॉज सिंपल, दैट द इम्पोर्ट ऑफ द फूड एंड फूड आइटम्स वॉज इंक्रीजिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम क्या कर रहे थे, हम ज़्यादा से ज़्यादा खाने की चीज़ें भी क्या कर रहे थे, बाहर की कंट्री से इम्पोर्ट कर रहे थे। इमेजिन योर सेल्फ, आप जो भी हम अपनी सैलरी अर्न करते हैं उसका एक मेजर पोर्शन हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। अगर आप अपनी इनकम का एक मेजर हिस्सा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर ना लगाकर किसी और चीज़ पर लगा रहे हो, और आपको खाने की चीज़ों को पूरा, अपनी खाने की नीड को पूरा करने के लिए भी अगर किसी से लोन लेना पड़ रहा है, तो यू कैन इमेजिन योर सिचुएशन वेयर यू आर हेडिंग। ऑल्सो जो यूएसएसआर था उसने क्या कहा था अपनी कंट्री के सिटीजन्स को, दैट इफ यू गो बाय द सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म मेथड, then 10 or 20 years down the line you will find yourself far more developed than the capitalist and the democratic countries of the world. क्या कहा था रशिया ने और यूएसएसआर ने सभी लोगों को कि अगर आप सोशलिज्म और कम्युनिज्म को अडॉप्ट करते हो एज योर मॉडल ऑफ इकोनॉमी, तो क्या होगा, आज से 10 और 20 सालों बाद जब आप कैपिटलिस्ट कंट्रीज को और खुद को कंपेयर करोगे तो आप ये देखोगे कि आप उन कंट्रीज से बहुत आगे हो। लेकिन इन रियलिटी द सिचुएशन वॉज कंप्लीटली अपोजिट। क्या था रियलिटी में? द पीपल दे वर बिकमिंग मोर एंड मोर नॉलेजेबल अबाउट द इकोनॉमिक एडवांस ऑफ द वेस्ट।
तो उन्होंने, जब लोगों को पता चला कि कोल्ड वॉर जब फिनिश हुआ, द वर्ल्ड गॉट डिवाइडेड इनटू टू मेजर पावर ब्लॉक्स, वन वाज लेड बाय यूएस एंड द अनदर वन वाज लेड बाय यूएसएसआर। उसमें क्या हुआ, जो यूएस ने लेड किया था उन्होंने कैपिटलिज्म को, और जो यूएसएसआर ने लेड किया था उन्होंने सोशलिज्म को प्रैक्टिस किया। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, जो यूएस लेड कंट्रीज थी, वो हमसे क्या थे, आज बहुत ही ज्यादा डेवलप थे। इसका मतलब क्या था, वहां की पर कैपिटा इनकम हमारे यहाँ की पर कैपिटा इनकम से बहुत ज्यादा थी। तो जो लोग थे, ईयर बाय ईयर जो उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो इम्प्रूव होने की बजाय क्या हो रही थी, डिटेरियोरेट हो रही थी। एंड जिसकी वजह से द पीपल, दे वर गेटिंग मोर एंड मोर फ्रस्ट्रेटेड। सेकेंड रीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल स्टैग्नेशन। व्हाट डज दिस पॉइंट सिग्निफाइज, ये भी हम वैसे पहले पढ़ चुके हैं, बट लेट अस अगेन डिस्कस दिस, कि वहां पर क्या हुआ, जो सोवियत यूनियन थी उसने, यूएसएसआर कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर था, 70 इयर्स से भी ज्यादा हो चुके थे उनको यूएसएसआर को रूल करते हुए, बट इन 70 इयर्स में भी दे वर नॉट अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। मतलब क्या है कि अगर लोग या पीपल ऑफ द कंट्री वो उनसे पूछना चाहते हैं, वो उनसे अपनी कंट्री को डेवलप करने में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनकी बात को किसी भी तरह की इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, राइट। उनको जो लीडर्स हुआ करते थे कम्युनिस्ट पार्टी के, दे वर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ द कंट्री, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जो सिस्टम था दैट वाज गेटिंग मोर एंड मोर ब्यूरोक्रेटाइज्ड, बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी बढ़ती जा रही थी, and that was leading to corruption. स्टिफलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, स्टिफलिंग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है दैट वाज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, राइट। आपको पता है कि सामने वाला पर्सन जो है वो कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, बट यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट्स एक्टिविटीज। ऑल्सो जो कम्युनिस्ट पार्टीज थी या लीडर्स थे, वो लोग जानते थे दैट दे आर नॉट एबल to satisfy the needs of the people. They are not, you can say, they don't have any answers to the question of the people कि हम लोग आज इतने डेवलप क्यों नहीं है। उनको पता था उनसे कहीं ना कहीं गलती हुई है, but they were not even ready to correct their mistakes. Centralization of the system was going on. Centralization का मतलब क्या होता है, जो पावर्स थी वो कुछ ही लोगों के हैंड्स में थी, तो जिसकी वजह से क्या हुआ था, डिसीजन मेकिंग पावर कुछ ही लोगों तक लिमिटेड रहा करती थी। और आपको पता है कि हर कोई किसी भी चीज में क्या मतलब सभी या एक पर्सन सभी चीजों में क्या नहीं हो सकता है, सुपीरियर नहीं हो सकता, एक्सपर्ट नहीं हो सकता, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप पर आकर सजेशन की जरूरत पड़ती है। बट द लीडर्स दे वर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ सजेशन फ्रॉम द पीपल। एंड ऑल्सो उनको ऐसा लगता था, जो पार्टी के ब्यूरोक्रेट्स थे उनको कॉमन सिटीजन्स के कंपैरिजन में ज्यादा प्रिविलेजेस मिला करते थे, लाइक दे वर लीडिंग अ काइंड ऑफ लग्जरियस लाइफ। अगर आज भी आप हमारे पॉलिटिशियंस को देखो तो उनकी जो सैलरी होती है गवर्नमेंट की तरफ से, उनको हाउस मिलता है, कार मिलती है, राइट। तो उनका जो मतलब एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो एक ऑर्डिनरी सिटीजन के कंपैरिजन में थोड़ा सा हाई होता है। और उनको लगता अगर डेमोक्रेसी आ जाएगी तो हमसे क्या होगा, ये हमारे प्रिविलेजेस भी क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। एंड दे वर नॉट रेडी टू गिव अवे ऑल दीज प्रिविलेजेस। गॉर्बचेव रिफॉर्म्स, अब हमने पढ़ा था कि जो गॉर्बचेव था उनको लगा कि अब हमारे सिस्टम को क्या करने की जरूरत है, रिफॉर्म करने की जरूरत है। तो उनकी पॉलिसी क्या थी कि हमें अपनी इकोनॉमी को ओपन करना है और अपने आप को रीस्ट्रक्चर करना है, डेमोक्रेसी लेकर आनी है, हमें अपने रिलेशंस जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ अच्छे करने हैं। लेकिन इसके जो हमने सोचा था इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, बट उसका क्या रहा, नेगेटिव इम्पैक्ट रहा। व्हाई? बिकॉज देयर वर रीजंस बिहाइंड दैट। व्हाट काइंड ऑफ रीजंस?
कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि जो गॉर्बचेव है, राइट, वो जो रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं वो बहुत ही स्लो लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, दे वर गेटिंग इम्पेशेंट। उनको ऐसा लग रहा था कि लाइक हर चीज जो है ना, एक देयर शुड बी अ काइंड ऑफ मिरेकल हैपन। मतलब आप कहते हो ना, विद इन द विंक ऑफ एन आई एक काम हो जाना चाहिए, पलक झपकते ही वो काम हो जाए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था एंड द पीपल दे वर गेटिंग इम्पेशेंट। लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स थे वो सोच रहे थे कि गॉर्बचेव जो है वो रिफॉर्म्स को बहुत जल्दी जल्दी इंट्रोड्यूस कर रहा है एंड दैट इट शुड नॉट हैपन लाइक दिस। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो रिफॉर्म्स के फेवर में थे ही वॉज नॉट गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम देम, और जो रिफॉर्म्स के अगेंस्ट थे उन्होंने तो वैसे उसको सपोर्ट नहीं करना था। तो ही लोस्ट सपोर्ट ऑन ऑल द साइड्स एंड डिवाइडेड पब्लिक ओपिनियन, राइट। और जिसकी वजह से वो क्या था, अपने ही रिफॉर्म्स को जब वो जस्टिफाई नहीं कर पाया तो लोगों ने भी क्या करा, उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन के चांसेस और भी ज्यादा राइज हो गए। नेक्स्ट पॉइंट सेज राइज ऑफ नेशनलिज्म। ये तो हमने उसमें पढ़ा था प्रीवियस टॉपिक में भी, कि जो फीलिंग थी सॉवरेनिटी की और नेशनलिज्म की, दैट वाज एट इट्स पीक। लोगों के अंदर जो सॉवरेनिटी की फीलिंग थी और जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो क्या होती जा रही थी, वो बढ़ती जा रही थी। क्यों? क्योंकि जो कुछ कंट्रीज थी इसमें जो बेसिक, जैसे अगर हम बात करते हैं मेजर रिपब्लिक्स हमारे यहाँ के, रशिया हो गया, बाल्टिक रिपब्लिक इंक्लूड्स कंट्रीज इस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया, यूक्रेन एंड जॉर्जिया। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये सोचा कि जो बाकी कंट्रीज हैं वो कुछ पुअर कंट्रीज थी यूएसएसआर में, और कुछ थी जो रिच कंट्रीज थी। तो ये जो कंट्रीज थी इनके अंदर जो फीलिंग थी सॉवरेनिटी की और नेशनलिज्म की वो बढ़ती गई। उनको लगा अब हमारे बारे में, खुद के बारे में सोचने का टाइम है और बाहर की कंट्रीज को हम अपने इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर नहीं करने देंगे, एंड दैट प्रूव टू बी द इमीडिएट कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। नेक्स्ट, लैक ऑफ प्रॉपर लीडरशिप। इसमें ये बात करते हैं किसकी, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, वही गवर्नमेंट थी, और जो गवर्नमेंट थी वही कम्युनिस्ट पार्टी थी। मींस देयर वाज नो क्लियर कट लाइन बिटवीन द पार्टी एंड द गवर्नमेंट। वाई? क्योंकि हमने पढ़ा था इसमें कोई ऑपोजिशन पार्टी अलाउड नहीं थी। उन्होंने अपने आप को किस तरह से लाइक यूएसएसआर ने अपने आप को किस तरह से कंट्रोल करना या रूल करना एक्सेप्ट किया था, बाय वन पार्टी सिस्टम, एंड दैट वाज कम्युनिस्ट पार्टी। तो और उसी पार्टी के हाथ में सारी पावर थी। तो क्या था, कोई ऐसा प्रॉपर लीडर नहीं था जो उनकी कंट्री को क्या कर सके, आगे लेकर जा सके। कोई उनका प्रॉपर विजन नहीं था कि हम अपनी कंट्री को किस तरह से डेवलप करेंगे, क्या प्लानिंग सिस्टम होगा, जिसकी वजह से भी क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन को इन्फोर्स किया गया। एंड लास्ट पॉइंट सेज एंटी कम्युनिज्म। एंटी कम्युनिज्म जो था दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसकी वजह से क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ। ये कहते हैं कि जो एंटी कम्युनिज्म था, या जो ये फीलिंग थी, या जो लोग थे जो कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे, दे हैड द सपोर्ट ऑफ यूएस एंड द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। और जो गॉर्बाचेव था ही वाज लिबरल इन हिज व्यू पॉइंट, उसका जो ओपिनियन था वो थोड़ा बहुत लिबरल था। तो उन्होंने ये सोचा कि कोई बात नहीं, हर किसी को अपना ओपिनियन रखने की जरूरत, मतलब अपना राइट है हर किसी के पास कि वो अपना ओपिनियन जो है वो प्रेजेंट कर सकता है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि यही फीलिंग जो है वो क्या करेगी, वो डिसइंटीग्रेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और जो गॉर्बाचेव थे उन्होंने अपनी लिबरल पॉलिसीज की वजह से एंटी कम्युनिस्ट फोर्सेस को अपरूट करने की कोशिश नहीं करी, जिसकी वजह से उन्होंने क्या करा, अपनी रूट्स को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया और लोगों के अंदर क्या फीलिंग आने लग गई, दैट कम्युनिज्म जो है इज नॉट अ बेटर सिस्टम टू रूल द कंट्री। हमें क्या करना है, हमें इस सिस्टम को खत्म करना है, वी हैव टू फिनिश दिस। ओके,
अब डिसइंटीग्रेशन तो हो गया, अब इस डिसइंटीग्रेशन के आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए या कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, रिपरक्यूशंस क्या थे। बेसिकली जो अब हम टॉपिक्स करेंगे ना, ये सब के सब अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। 2 marks क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम देम, 4 marks questions can be asked from them, or 6 marks questions can be asked from them. So you have to prepare these answers keeping your exam in mind कि आपको एग्जाम के लिए इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है. So these are very very important topics. तो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्या रहा, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर. जैसे ही क्या हुआ, जो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, फिनिश हो गया, डिसबैंडेड हो गया, तो जो आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट थी, आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट क्या थी कि वेदर द सोशलिज्म सिस्टम वाज बेटर और कैपिटलिज्म. लेकिन जो विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर जो ये डिस्प्यूट थी, इट गॉट एंडेड, फिनिश हो गई. दैट वाज नो लॉन्गर अ क्वेश्चन दैट वेदर सोशलिज्म वाज गुड और कैपिटलिज्म वाज गुड. साथ ही साथ जो कोल्ड वॉर हमने पढ़ा ना, कोल्ड वॉर वॉज नॉट ओनली एन आइडियोलॉजिकल वॉर, इट वॉज ऑल्सो अ वॉर ऑफ एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेपन्स. तो वो जो वेपन आर्म रेस जो कोल्ड वॉर ने स्टार्ट करी थी, या न्यूक्लियर वेपन्स को एक्यूमुलेट करना जो इसने स्टार्ट किया था, दैट ऑल्सो गॉट स्टॉप्ड. ये भी फिनिश हो गया. अब लोगों ने क्या सोचा, बस बहुत हो गया वायलेंस, बस बहुत हो गया वॉर, नाउ वी वांट पीस. अब हमें क्या चाहिए, पीस चाहिए. तो द आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट, the arms race, the accumulation of the nuclear weapons that got ended with the disintegration of USSR. And in simpler words, you can say that there was an end of Cold War. Second point, US dominance. अब क्या रहा, अब जो यूएस और यूएसएसआर के बीच में एक कंपटीशन चलता रहता था, दैट वेदर यूएस वाज सुपीरियर और यूएसएसआर वाज सुपीरियर. अब यूएसएसआर तो क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया. इसका मतलब लोगों को एक साथ करके चलने का जो उसका वे था, मेथड था, दैट प्रूव्ड टू बी इनसफिशिएंट. तो यूएस की जो थी वो डोमिनेंस पोजीशन आ गई. उसके जो आइडिया, जो वहां पर इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज, जो इंस्टीट्यूशंस थे, दे गॉट चेंज्ड. अभी हम पढ़ेंगे किस तरह से. अब क्या हुआ, देयर यूज्ड टू बी अ लाइक, अब एक तरह से लोगों के बीच में या कंट्रीज के बीच में क्या आने लग गया कि यूनिपोलार सिस्टम होगा पोस्ट 1991 और पोस्ट डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, या मल्टीपोलार सिस्टम होगा. यूनिपोलार सिस्टम मीन्स देयर विल बी अ सिंगल पावर, और मल्टी मीन्स बहुत सारी कंट्रीज मिलकर क्या करेंगी, एक नया सिस्टम इवॉल्व करेंगी, वेयर मल्टीपल कंट्रीज विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स. अभी क्या हो गया, अब क्योंकि जो सोशलिज्म और कम्युनिज्म थी वो तो क्या हो चुकी, फेल हो चुकी एज अ मॉडल ऑफ इकोनॉमी. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मॉडल जो था, दैट वाज प्रूव्ड टू बी द डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम. क्या हो गया कि अगर आपको कंट्री को डेवलप करना है तो कैपिटलिस्ट सिस्टम जो था वो हमारे लिए क्या रहने वाला था, द बेस्ट वन रहने वाला था. साथ ही साथ जो लिबरल डेमोक्रेसी थी, दैट इमर्ज्ड एज द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज द पॉलिटिकल लाइफ. अगर आपको कंट्री को रूल करना है, सिटीजन्स को रूल करना है, तो उसके लिए क्या मेथड्स होंगे हमारे, डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिस्ट. मतलब यूएस की आइडियोलॉजी जो थी, दैट वाज प्रूव्ड बेस्ट. ऑल्सो जो वर्ल्ड बैंक, IMF जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, दे गॉट एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले. कैसे, उनको पावरफुल एडवाइजर्स की फॉर्म में अपॉइंट किया जाने लगा, and also they were providing loans to these disintegrated countries for their economic development in the future. कि उसको अपने इन कंट्रीज को अपने आप को कैसे फ्यूचर में डेवलप करना है, उसके लिए इनको लोन्स भी कौन प्रोवाइड कर रहा था, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कर रहे थे. वी विल डिस्कस अबाउट दीज इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सो डोंट वरी अबाउट इट. And the last point says the emergence of the new independent countries. हमने अभी पढ़ा
क्या कि जो डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का, इट मींस इट गॉट डिसइंटीग्रेटेड इनटू 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज। जो सारी की सारी कंट्रीज जो मिलकर क्या बनाती थी, यूएसएसआर को बनाती थी, अब वो क्या हो गई, अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गई, जिनकी अपनी इंडिपेंडेंट चॉइस और इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस हो गई। अभी जो बाल्टिक और ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स थी, उन्होंने क्या कहा, हम यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करेंगे। यूरोपियन यूनियन क्या है, ये बेसिकली यूरोप का एक ग्रुप है यूरोपियन कंट्रीज का, जिन्होंने अपने आप को एक ट्रेड एग्रीमेंट या फिर अपने लिए एक फ्री ट्रेड एरिया क्रिएट कर रखा है। वी विल स्टडी इन नेक्स्ट, नहीं आई थिंक 4th चैप्टर इज देयर, तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसके बारे में भी आपको ज्यादा बोधर करने की जरूरत नहीं है। बट अभी इतना याद रखना कि जो बाल्टिक और ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स थी, उन्होंने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने के लिए अपना काम किया आगे, एंड ऑल्सो दे बिकम पार्ट ऑफ नाटो। नेक्स्ट, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, उनकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस थी वो बहुत ज्यादा क्या थी, स्ट्रैटेजिक थी। क्यों? क्योंकि उनके आसपास क्या आता था, एक साइड जो था उनके हमारा वेस्ट एशिया आ जाता था, ऊपर उनके रशिया आ जाता था, उनके ईस्ट में चाइना था, उनको यूएस के साथ भी रिलेशंस एस्टैब्लिश करने थे। तो व्हाट दे डिड, दे टुक एडवांटेज ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशंस and improved their relations with all the countries, like major countries of the world, that is Russia, US and China। इन्होंने वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस क्या किए, इंप्रूव किए। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज शॉक थेरेपी। ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप में 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, या फिर ये 4 मार्क्स में आता है दैट व्हाट इज शॉक थेरेपी, व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, या फिर 6 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आता है। तो कीप प्रिपेयरिंग दीज क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 2 मार्क्स, 4 मार्क्स एज वेल एज 6 मार्क्स। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय शॉक थेरेपी? शॉक थेरेपी का मतलब क्या है? देखो, नाम से पता चल रहा है ना आपको क्या मिल रहा है, एक शॉक मिल रहा है, झटका सा मिल रहा है। कैसा शॉक मिला? अब क्योंकि जो यूएसएसआर था वो डिसइंटीग्रेट हो गया, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे गॉट इंडिपेंडेंट, उन्होंने क्या किया, कैपिटलिज्म अडॉप्ट करने की बात कही, डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करने की बात कही, तो दैट दे वर सपोज टू फॉलो अ काइंड ऑफ प्रोसीजर। अब उनको क्या करना था, एक प्रोसेस फॉलो करना था, एंड दैट प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम, उनका ट्रांजिशन होना कहां से, अथॉरिटेरियन सिस्टम। कौन सा अथॉरिटेरियन सिस्टम? जो कि सोशलिज्म के ऊपर बेस्ड था। उससे वो अपने आप को कहां लेकर जा रहे थे? अब लेकर जा रहे थे डेमोक्रेसी की तरफ एंड ऑल्सो कैपिटलिज्म की तरफ। तो जो ये प्रोसेस था, कहां कहां पर होना था, किन किन कंट्रीज में होना था? रशिया में भी होना था, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में भी होना था, और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में भी होना था। एंड दैट प्रोसेस वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड IMF, एंड दैट वाज नोन एज शॉक थेरेपी। तो क्या हुआ, अब एक बार हम फिर से डिस्कस करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम, कहां पर? इन रशिया, Central Asia and East Europe, that was influenced by World Bank, IMF, that is came to be known as shock therapy। ये अपने आप में ही important questions हैं, and these are the key words जिनके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा क्या कर रही हूँ, फोर्स दे रही हूँ। अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम, the name of the countries, and that was influenced or put forward by World Bank and IMF। ये keywords हैं that is very 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 necessary to mention in the answer। Now what are the features of the shock therapy? क्या features थे shock therapy के? नंबर 1, आपने क्या करना है, कंप्लीटली अपने आप को शिफ्ट कर देना है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ। प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी विल बी देयर। इसका मतलब क्या है, अभी तक जो प्रॉपर्टी स्टेट के हाथ में थी, अब वो क्या हो जाएगी, सारी की सारी प्राइवेट
लोगों के हाथ में चली जाएगी। जो कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम था अब उसको भी हम लोग रिप्लेस कर देंगे, किससे? प्राइवेट फार्मिंग सिस्टम से और कैपिटलाइजेशन के लिए, कैपिटलाइजेशन से। तो जिससे क्या होगा, लोग किसके बारे में सोचेंगे? दे विल नॉट वर्क फॉर द वेलफेयर, रादर दे विल बी थिंकिंग अबाउट प्रॉफिट। And also the privatization of the state assets and corporate ownership pattern। अभी तक जो भी गवर्नमेंट के हाथ में जो हमने पढ़े थे, लैंड्स हुआ करती थी या एसेट्स हुआ करते थे, उन सबको भी कहां पर डाला जाएगा या किसको ट्रांसफर किया जाएगा? प्राइवेट सेक्टर को इसको दिया जाएगा। And also there will be a complete switch over to free trade and FDI। FDI means फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब क्या होगा, जो हम लोग अब क्या होगा, मतलब हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे या रूल करेंगे। और उसमें हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्या? फ्री ट्रेड हुआ करेगा, क्योंकि अब हम अपने आप को ओपन करेंगे, अपनी इकोनॉमी को ओपन करेंगे, एफडीआई अलाउ करेंगे, मतलब बाहर की कंट्रीज हमारी कंट्रीज में आके पैसा इन्वेस्ट कर सकती है और हमारी कंट्री के लोग जाकर बाहर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑल्सो फिनेंशियल ओपनिंग अप, दैट इज डीरेगुलेशन। अभी तक जो हमारी कंट्रीज में पैसा लाया जा रहा था वो कैसे? वो एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड प्रोसेस हुआ करता था, लेकिन अब क्या होगा, उसको हम डीरेगुलेट कर देंगे। करेंसी कन्वर्टिबिलिटी होगी हमारी करेंसी को भी वर्ल्ड की करेंसी से क्या किया जाएगा? रिलेट किया जाएगा। ब्रेकअप ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंसेज अमंग द कंट्रीज ऑफ द सोवियत ब्लॉक। जो ये 15 कंट्रीज थी, इनके आपस में जिस भी तरह के ट्रेड रिलेशंस थे, दे विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स। ठीक है, आज से ही उनके जो एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस थे, जिस भी तरह के अग्रीमेंट्स थे, वो सब के सब क्या हो जाएंगे? फिनिश हो जाएंगे। न्यू ट्रेड एग्रीमेंट्स बनेंगे। अब क्या होगा, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ये लोग क्या करेंगे? डायरेक्टली डील करेंगे। जैसे पहले हमने पढ़ा था ना, यूएसएसआर के उसमें रशिया जो था वो डोमिनेट करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हर कंट्री क्या होगी? सेपरेटली वेस्टर्न कंट्रीज के साथ क्या करेगी? डील करेगी। Hope you have understood today's lecture. In case if you still have any doubt, you can ask me in the comment section. And please video को like, subscribe और share करना मत भूलना। Thank you and have a nice day.